हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह। हम अपने इस यूट्यूब के चैनल पे पॉलिटी कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन, मतलब जो हमारे पास लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर है उसको कैसे बांटा गया है, या एग्जैक्टली सेंटर और स्टेट जो है वो आपस में कैसे उसको मैनेज करते हैं, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो लोग प्रीलिम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैप्टर को अगर चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंस में इसका नो डाउट वेटेज ज्यादा है, तो अगर मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, नोट्स भी बनाना चाहिए। हालांकि ये चैप्टर पूरा फैक्चुअल है, इसमें बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो बने रहिए। कुछ प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जुडिशियरी कैसे काम करती है, हमारी लेजिस्लेटिव पावर कैसे है, एग्जीक्यूटिव पावर कौन कौन से हमने क्या क्या बांटा है, कौन सा लिस्ट कैसे काम करता है, या कोई स्टेट कैसे अपने स्टेट के अंदर लॉ बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड कर सकता है, उसके लिए क्या प्रोविजन है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको जरूर हेल्प मिलेगा इस चैप्टर से, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ठीक है। देखिए एग्जैक्टली क्या है कि द रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फ्रॉम द बैकबोन ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म। अब जानते हैं हम लोग फेडरल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें हमने स्टेट सेंटर के बीच बंटवारा किया हुआ है, लेकिन हाँ वो इनडिस्ट्रक्टिबल सेंटर है। हम पहले दिन से ही ये चीज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। गवर्न प्राइमरली बाई आर्टिकल 245 to 293 of the Indian Constitution. India constitutionally described as a union of states. आर्टिकल 1 कम से कम 150-200 बार आपको बता चुका हूं कि इंडिया में कहीं भी फेडरल, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरल टर्म का यूज नहीं किया गया है। बार बार हम पढ़ते हैं कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी a union of state, तो ये चीज हम बार बार पढ़ते हैं, ठीक है। ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ divided sovereignty where both union and state government derive authority from the constitution। दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को उसकी अथॉरिटी कौन देता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन। हम जानते हैं हमारे यहाँ सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब सबसे ऊपर इंडिया में क्या है, संविधान है, ठीक है। दिस फेडरल स्ट्रक्चर was deliberately designed by Dr. B.R. Ambedkar and the drafting committee to balance national unity with रीजनल ऑटोनॉमी। देखिए हमने क्या किया कि हमारे नेशनल यूनिटी बनी रहे। ये बी आर अम्बेडकर साहब से मैंने बताया भी था कि जब पूछा गया कि कैसा ये यूनियन स्ट्रक्चर है या फेडरल स्ट्रक्चर है, या द यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है या यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, तो उन्होंने बहुत क्लियरली डिफाइन किया था, बताया था कि ये फेडरल स्ट्रक्चर ही है बट इनडिस्ट्रक्टिबल इंडिया है, मतलब स्टेट्स अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और जो बी आर अम्बेडकर साहब थे, उन लोगों ने बहुत वाइजली इसको अप्लाई किया और इसमें बता दिया कि एक बैलेंस रहेगा हमारी यूनिटी, और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यूनिटी को ही अपना रहे हैं, स्टेट्स को भी उनके हम पावर देंगे, मतलब स्टेट्स के पास भी उनके पावर होंगे और उनको वो एंजॉय करेंगे। और जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो ये बहुत आराम से देखते हैं कि हमारे पास 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये बताता है कि डिवीजन ऑफ पावर हमने किया हुआ है, ठीक है। देखिए ऑटोनॉमी, accommodating India's vast diversity, the Constitution provides an elaborated framework through the 7th schedule containing 3 lists, union, state and concurrent। हमने पहले ही पढ़ा कि हमारे पास 3 लिस्ट हैं, 7th शेड्यूल। ये अब प्रीलिम्स के हिसाब से ये क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि हम लोग ये बहुत बार देख चुके हैं कि हमारे तीनों डिवीजन ऑफ पावर की बात कौन सा पार्ट करता है या कौन सा ये करता है। तो 7th शेड्यूल में हमारे बटा हुआ है कि 3 लिस्ट होंगे, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है ना। देखिए वेरियस आर्टिकल्स एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस टू रिगार्ड सेंटर स्टेट इंटरेक्शन। दीज रिलेशंस स्पैन 3 डायमेंशंस। पहला क्या है, देखिए लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है, लॉ मेकिंग पावर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेजिस्लेटिव पावर क्या होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेंस जब आप लिख रहे होंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा ये, तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव फंक्शन और जो भी फंक्शनिंग है उसको एग्जीक्यूट करना,
एंड फाइनेंशियल रेवेन्यू एंड ग्रांट्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो क्या है कि देश में टैक्स लगाया जाता है, हम जानते हैं, हम सभी लोग टैक्स भरते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे कोई भी सामान परचेस कर रहे हैं, अगर एक छोटा सा बिस्किट का डब्बा भी हम खरीद रहे हैं, पैकेट भी खरीद रहे हैं, तो उसमें क्या है, हमने जीएसटी तो दिया है ना, तो कुल मिलाकर के हम टैक्स तो दे रहे हैं। हाँ, इनकम टैक्स कोई दे रहा होगा, कोई नहीं दे रहा होगा, लेकिन टैक्स सभी लोग लगभग पे करते हैं इंडिया में भी। तो जो भी टैक्स है वो क्या है, स्टेट कलेक्ट करता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर, मतलब अलग अलग तरीके हैं, कुछ स्टेट के पास रह जाएंगे, लेकिन जनरली क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर हो जाता है और फिर उस टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि कितना सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करेगी और कितना स्टेट यूज करेंगे, और कौन से स्टेट को कितना ग्रांट मिलेगा। अभी आप जानते हैं इस ग्रांट और इसके बीच में जी राम जी एक नई वो आई, मतलब नया क्या है, वो जो मनरेगा था उसको चेंज कर दिया जी राम जी। अब इसमें बहुत सारे थोड़े डिस्प्यूट जैसी सिचुएशन दिख रही है कि क्या स्टेट्स के ग्रांट्स अलग अलग मिलेंगे, स्टेट के ग्रांट का क्या स्टेटस होगा, कैसा होगा, तो वो चीजें थोड़ी सी मतलब हल्का टेंशन वाला स्थिति पैदा हुआ है उसमें। ठीक है, तो ये चीजें हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। द 7th शेड्यूल of the Indian Constitution distributes legislative power between center and the state through three-fold classification, union list। अब देखिए इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि अभी मतलब प्रीलिम्स वगैरह दे रहे हैं आप, कोई दूसरा एग्जाम जैसे सब इंस्पेक्टर हो गया, एसएससी हो गया, कुछ भी स्टेट एसएससी हो गया, कुछ भी ऐसा अगर आप दे रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि अभी यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, तो 98 सब्जेक्ट हैं। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, या मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तो कितने सब्जेक्ट थे, तो 97 सब्जेक्ट थे। इंक्लूड्स मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर, एटॉमिक एनर्जी, करेंसी, बैंकिंग, कस्टम्स ड्यूटीज, इनकम टैक्स, रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशन, वेयर पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर। अब देखिए ये क्या है, ये कुछ नेशनल इंटरेस्ट के ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है या उनके पास पावर है इसमें किसी भी डिसीजन लेने के लिए। जैसे कि अगर एटॉमिक एनर्जी का पावर अगर हम नहीं दें यूनियन गवर्नमेंट के पास, तो क्या स्टेट अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, तो वो दिक्कत होगा, मतलब हमारी यूनिटी के लिए थोड़ा ठीक नहीं होगा। इसी तरीके से करेंसी, अगर मैंने बताया है कि करेंसी अगर अलग अलग स्टेट्स अपना अपना लगाने लग जाए तो फिर वो कैसा सिचुएशन डेवलप हो जाएगा, इंडिया की करेंसी नहीं रहेगी, तो करेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। वैसे ही हमारा बैंकिंग जो है वो सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है, आप जानते हैं कि कोई भी बैंक जो है वो आरबीआई से गवर्न होता है, आरबीआई के अंदर उसको रजिस्टर करना पड़ता है, फिर जाकर के कोई बैंक ओपन हो सकता है। तो ये, और उसके एक्ट भी बने हुए हैं, तो उस एक्ट के तहत उसको जो भी नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करते हुए बैंकिंग सिस्टम चलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, नेशनल इंटरेस्ट की चीजें हैं जिनको हम स्टेट को नहीं दे सकते हैं। साथ में कई बार ये भी पूछ देता है कि एटॉमिक एनर्जी किसके पास है, करेंसी किसके पास है, बैंकिंग या किस लिस्ट का पार्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार मैंने देखे हैं। तो थोड़ा सा इस चीज के लिए आप अवेयर रहें। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये पहले भी हमने पढ़ा है, बहुत ज्यादा यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टेट लिस्ट में कितने हैं, 61 सब्जेक्ट है, ओरिजिनली 66। तो देखिए क्या हुआ, अब इस पे कई बार एलिगेशन भी ऐसा लगते रहता है, ऑपोजिशन या जो भी रूलिंग पार्टी होगी उसके अगेंस्ट जो नया लॉ पास करेंगे ये लोग या कुछ भी होगा, तो उसमें ऐसा एलिगेशन लगता है कि धीरे धीरे स्टेट का पावर कम किया जा रहा है, क्योंकि पहले 66 सब्जेक्ट थे, अब 61 ही बचे हैं। जबकि ऐसा नहीं है, जो जरूरत की चीजें हैं, जैसे हमारा देश डेवलप्ड हो रहा है, जैसे जैसे जरूरतें बदलेंगी वैसे वैसे हम इसमें चेंज कर सकते हैं। तभी तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर के थ्रू हम कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोग्रेसिव चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ओवरऑल क्या है, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट है, तो पार्लियामेंट ऐसा कोई चेंज नहीं कर सकती है जिसमें पूरे देश का मतलब हमारा फ्लेवर ही बदल जाए कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, कंप्राइजेस सब्जेक्ट ऑफ रीजनल एंड लोकल इंपॉर्टेंस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर। अब देखिए लोकल इंटरेस्ट के जो 61 चीजें हैं, ये क्या है, लोकल इंटरेस्ट की चीजें होंगी, जैसे कि एग्रीकल्चर। अब देखिए हर राज्य के अपने अपने खेती के अलग अलग तरीके हैं, उसमें क्या रेवेन्यू होगा, कैसा होगा, एग्रीकल्चर रिलेटेड क्या नॉर्म्स बनाने हैं, वो सारी चीजें किसके हाथ में है, तो स्टेट गवर्नमेंट में। इरिगेशन के लिए क्या प्लान बनाना होगा। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में बैठ करके असम के इरिगेशन को तो नहीं समझ सकती नहीं कि वहां पे क्या जरूरतें हैं, कैसी जरूरतें हैं। तो एग्जैक्टली क्या है कि अलग अलग स्टेट के कुछ एग्रीकल्चर, इरिगेशन या और भी चीजें हैं, उनकी जरूरतें उनके हिसाब से होंगी, तो वो अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर लें, ऐसा इनको
दिया गया पावर, ठीक है। एजुकेशन, अब जैसे मान लीजिए कि बिहार के एजुकेशन को देखिए, तो बिहार में कई टीचर हैं जिनको संडे मंडे लिखने नहीं आता है। वहीं केरला में देखिए तो बिहार में क्या है, प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो वहां की गवर्नमेंट को प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ टीचर को चेक करना पड़ेगा कि टीचर जो पहले से लगे हुए हैं वो पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या ऐसा तो नहीं कि कोई खरीदी हुई डिग्री पे टीचर बन गया या कुछ भी मतलब गलत तरीके से उसका अपॉइंटमेंट हो गया हो, ठीक है। या एजुकेशन का स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्या रहेगा, किस तरह के बुक्स प्रेफर की जाएंगी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो वो चीजें क्या है स्टेट को दिया हुआ है, ठीक है। साथ में पब्लिक हेल्थ। अब अगर हम किसी डेवलप्ड स्टेट की बात करें तो डेवलप्ड स्टेट में कैसा है, वहां पर हेल्थ बहुत अच्छा है, एजुकेशन बहुत अच्छा है। वहीं एक अनडेवलप्ड स्टेट में देखिए तो आपको कोई बीमार पड़ गया तो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर तक हॉस्पिटल ही नहीं है। तो ये स्टेट के अंदर रहेगा तो वो उसके जरूरतों को समझते हुए इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। पुलिस, लोकल गवर्नमेंट एंड लैंड रेवेन्यू, वेयर स्टेट लेजिस्लेचर हैव एक्सक्लूसिव ऑथोरिटी। अब देखिए इन सारे मैटर पे स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो लॉ, नॉर्म्स, रूल्स बनाने के लिए लायबल है, ठीक है। द कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट ये है कि जिसमें दोनों मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपने डिसीजन ले सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। लेकिन एक चीज और याद रखना कि सुपरमेसी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट है यहाँ पर। मतलब जैसे मान लो कि एक लॉ बना ए और उस लॉ को स्टेट गवर्नमेंट भी लगाना चाह रहा है, वैसा ही लॉ और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपना एक लॉ बना लिया और दोनों लॉ एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं या ओवरलैप कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी उनमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, तो फिर यहां पर क्लियरली मेंशन है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ जो है वो लागू होगा, स्टेट गवर्नमेंट का लॉ लागू नहीं होगा। तो ये याद रखना। एट प्रेजेंट कितने सब्जेक्ट हैं, 52 सब्जेक्ट्स हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सब्जेक्ट थे, 47 सब्जेक्ट थे, ठीक है। इनकम्पासेस सब्जेक्ट रिक्वायरिंग कोऑर्डिनेशन सच एज क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, मैरिज, डाइवोर्स, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, environment, wildlife, where both parliament and state legislature can legislate। क्लियर है, मैंने पहले ही बताया कि यहां पर दोनों स्टेट और सेंट्रल दोनों लोग लॉ बना सकते हैं, बट यहां पर क्या है, बट यूनियन लॉ प्रिवेल्स इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आर्टिकल 254, ये भी याद रखना, आर्टिकल भी यहां पर इंपॉर्टेंट है। कोई प्रीलिम्स या कोई वनडे एग्जाम के लिए अगर हम एमसीक्यूज देखें तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि कॉन्करेंट लिस्ट में अगर स्टेट और सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए तो सेंटर का ही लॉ लागू होगा। तो ये आर्टिकल 254 बताता है, ठीक है। एडिशनली ऑल रेसिडुअल सब्जेक्ट दोज डू नॉट एनमरेटेड इन एनी लिस्ट automatically fall under the union legislative domain. Reinforcement the constitution centralizing टेंडेंसी। अब देखिए इसमें क्या है, आराम से मैंने इसलिए पढ़ा कि देखिए क्या है कि 3 लिस्ट हमारे पास है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। कुछ चीजें ऐसी हैं जो छूट गई, तो अब यहां पर यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चूंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है तो जनरली फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो रेसिडुअरी पावर है ना वो स्टेट्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन चूंकि हम लोग कैनेडियन मॉडल को अपनाए हैं तो वहां पर ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब अगर यूएसए की बात होती तो यूएसए में जो भी रेसिडुअरी पावर है ना, मतलब जो इन तीनों लिस्ट से बच गया है वो सब किसको है, स्टेट के पास उसका पावर है। क्लियर है, मतलब स्टेट उस पे लॉ बना सकते हैं। पर हम लोग कैनेडियन मॉडल पे फेडरेशन अपना अपनाए हैं, तो यहां पर क्या है कि जो भी लॉ होगा वो मतलब जो रेसिडुअरी पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर्ड है, ठीक है। मतलब इस पे यूनियन बनाएगी, जैसे कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसी चीज जो छूट गया, मतलब एजुकेशन इनको छोड़ करके जो भी हमने दिए हैं लिस्ट में उनको छोड़ के कुछ भी है तो उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फुल अथॉरिटी है, ठीक है। दिस 3 लिस्ट सिस्टम रिप्लेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट फ्रेमवर्क, creating more balance yet union centric distribution of power suited to India's need for both national integration and regional diversity, ठीक है। अब देखिए जो 1935 का एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट लाई थी, इसमें 3 तरह के लिस्ट दिए गए थे। फेडरल लिस्ट था क्योंकि उस समय फेडरल गवर्नमेंट थी, ठीक है, और फेडरल लिस्ट के साथ क्या था तो प्रोविंशियल लिस्ट था।
तो इन चीजों को क्या किया हमने, रिप्लेस कर दिया। अब यूनियन लिस्ट बना दिया, मतलब सेंट्रल लिस्ट बना दिया, स्टेट लिस्ट बना दिया और ये कर दिया, ठीक है, ताकि हमारे जो स्टेट्स है ना उनके पास अलग होने के पावर नहीं रहे, या फेडरल टर्म अगर हम बार बार यूज करेंगे तो क्या होगा, यूनियन बैचनेस हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को बनाए रखने के लिए हमने क्या किया कि यहां पर चेंज करके 3 लिस्ट बना लिए। देखिए एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या है, ये अगर हमसे पूछा जाए तो देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स स्पेसिफिक सिचुएशन वेयर पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। अब देखिए ये क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जिसमें स्टेट लिस्ट में भी, मैं आपको इन शॉर्ट समझा देता हूं, देन आफ्टर रीड करेंगे हम लोग। तो क्या है, स्टेट लिस्ट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो दो सिचुएशन, एक तो इमरजेंसी लग जाए। अब इमरजेंसी लग जाएगा तो उस समय क्या होगा कि सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाते हैं। और दूसरा जो चीज है वो क्या है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट ये डिमांड करें कि साहब ये हमारे स्टेट लिस्ट का मैटर है, हमसे नहीं सुलझ रहा है, आप ही बना दो लॉ, तो ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि ऐसा डिमांड, जो भी ऐसी डिमांड होगी कि हमें स्टेट लिस्ट में लॉ बनवाना है और 2 से ज्यादा स्टेट या 2 से ज्यादा स्टेट ने डिमांड कर दिया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना देगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ लॉ सिर्फ उन्हीं स्टेट में लागू होगा जिस स्टेट ने डिमांड किया था, या कोई स्टेट अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू उसको एक्सेप्ट कर ले तो वो लागू हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि लॉ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया, लागू कर दिया, तो क्या स्टेट लेजिस्लेचर इसको कभी भी हटा सकता है? तो नहीं हटाएगा। अगर आपने डिमांड किया है और लॉ बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो अब ये लॉ को हटाने का भी पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ये मोटी चीजें हैं इसमें जो भी हम रीड करने वाले हैं, अगर आप इतना भी याद रख लेंगे तो काम हो जाएगा। देखिए, Constitution provides specific situation where Parliament can legislate on the state list subject, demonstrating the flexible nature of Indian federalism. Article 249 फिर से इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा रेजोल्यूशन। अब देखिए इसमें एक चीज और है कि अगर राज्यसभा ये डिमांड कर दे कि स्टेट लिस्ट का ये चीज नेशनल इंटरेस्ट का है, मतलब राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस की कोई चीज है, नेशनल इंटरेस्ट का कोई चीज है, तो उस पर स्टेट वो राज्यसभा अगर डिमांड कर दे और वो भी स्पेशल मेजोरिटी से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, ठीक है। तो देखिए, राज्यसभा रेजोल्यूशन परमिट्स पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन एनी स्टेट लिस्ट मैटर इफ राज्यसभा पासेस और रेजोल्यूशन बाय 2/3। स्पेशल मेजोरिटी याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर स्पेशल मेजोरिटी की हम बात करते हैं, मतलब राज्यसभा कोई स्टेट लिस्ट में डिमांड करता है, तो क्या वो सिंपल मेजोरिटी से पास होगा? तो नहीं, वो स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। मेजोरिटी डिक्लेयरिंग इट नेसेसरी इन नेशनल इंटरेस्ट, पहले ही मैंने बता दिया है। सच लॉ रिमेन इन फोर्स फॉर 1 ईयर एंड कैन बी रिन्यू एनुअली बट लैप्स इफ राज्यसभा सीज टू सपोर्ट इट। अब देखिए इसमें क्या है कि ऐसा कोई भी लॉ जो राज्यसभा के डिमांड पे बना है स्टेट लिस्ट का, उसकी वैलिडिटी 1 ईयर होगी, और 1 ईयर होगी तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस टाइम तक इसको बढ़ाया जा सकता है, पर हर साल इसको पास करवाना होगा। मतलब 1 साल उसकी वैलिडिटी होगी और 1 साल बाद फिर से उसको बार बार रिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। और रिन्यू अगर नहीं होता ऐसा तो 6 महीने बाद अपने आप लैप्स हो जाएगा, ठीक है। एज एग्जाम्प्लीफाई बाय द जमींदारी एबोलिशन एक्ट आर्टिकल 250, प्रेसिडेंट्स रूल अंडर नेशनल इमरजेंसी अलाउ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन state subject during national emergency, article 352, when the president declare emergency, enabling the center to assume state legislative power for the emergency duration and 6 month thereafter। अब इसमें क्या है, ये बोल रहा है कि कोई भी, जैसे मान लो नेशनल इमरजेंसी लग गया है, आर्टिकल 352 लग गया है, जैसे देश के अंदर आर्म रेवेलियन होने लग गया है या वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाए कहीं, तो वहां पे क्या हो सकता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको सारा पावर ट्रांसफर हो जाता है इमरजेंसी के टाइम, और सेंट्रल गवर्नमेंट सारे स्टेट के मैटर पे लॉ बना सकती है। लेकिन वो लॉ जब भी इमरजेंसी हटेगा तो 6 महीने बाद अपने आप हट जाएगा, ठीक है। प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रलाइजिंग ड्यूरिंग नेशनल क्राइसिस लाइक वॉर, invasion, article 256 obligate state to exercise executive power in compliance with union law and directions to the article 257 empower the center to give executive direction
to the state regarding matter where union has exclusive legislative power or regarding matter of the national importance. Clear है? These provisions, while exceptional, demonstrate that Indian federalism is not rigid but adapt the emergencies while maintaining constitutional limitations. अब देखिए ये बताता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड नहीं है, एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, एज पर नीड एंड डिमांड इसमें चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे जैसे जरूरत लगेगा, जैसे मान लो कि अब इमरजेंसी है, देश खतरे में है, तो देश ऊपर है तो राज्य के लोग गए उस समय तेल लेने, अपन पहली फुर्सत में 352 लगाते हैं और देश को पूरे तरीके से कंट्रोल करते हैं। द मिसयूज ऑफ दीज प्रोविजंस, particularly Article 352 has been criticized and leading to judicial safeguard after the 1975 emergency when these centralizing power were abused. आप जानते हैं इंदिरा गांधी के टाइम पे जबरदस्ती इमरजेंसी लगाया गया था और उस इमरजेंसी के टाइम क्या किया गया कि जबरदस्ती मतलब लोगों को फिर सुप्रीम कोर्ट को मतलब इसमें इंटरफेयर करना पड़ा कि भाई आप किस बेसिस पे लगाए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पास कर दिया एक बिल कि सुप्रीम कोर्ट के पास एब्सोल्यूट पावर है जुडिशियल रिव्यू के लिए, और सुप्रीम कोर्ट कभी भी पूछ सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप किस बेसिस पे इमरजेंसी लगाए हैं, और उस इमरजेंसी का अगर वैलिड रीजन नहीं है तो वो इमरजेंसी हटा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट सुपरमेसी ऑफ यूनियन, ये हम लोग जानते हैं, इसको अगर 4 लाइन में हमें समझना हो तो सीधी बात है कि कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट हैं जिनके पास दोनों के पास पावर है, स्टेट के पास भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी, मतलब ऐसे सब्जेक्ट जिन पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं। लेकिन जब भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा तो यूनियन गवर्नमेंट का लॉ लागू होगा। क्लियर है, मतलब एक जैसा लॉ बना लिया तो यूनियन गवर्नमेंट का ही एक लागू होगा। ठीक है, द कॉन्करेंट लिस्ट represents a unique feature of federalism where both parliament and state legislature simultaneously passes legislative authority over 52 subjects including criminal law, civil law, marriage, divorce, succession, labor, electricity, environment, wildlife. Article 254 establishes the critical principle that union and state conflict on circumstances-less matter. The union law prevails to the extent of repugnancy. अब देखिए इसमें क्या है कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो अंडर दिस आर्टिकल क्या किया जाएगा, यूनियन का सुपरमेसी होगा। दिस सुपरमेसी ऑपरेट्स थ्रू द मल्टीपल मैकेनिज्म। फर्स्ट, अ स्टेट लॉ inconsistent with prior union law is void. Second, if state law is passed after the union legislation, the state law required presidential assent, and even with assent it's not operative if it conflict with the union law. Third, the president can reverse state bill on concurrent list subject for consideration. This framework prevents chaotic fragmentation while permitting states some autonomy in the concurrent matter where यूनिफॉर्म नेशनल स्टैंडर्ड्स आर नॉट एसेंशियल। ठीक है, कुल मिलाकर के एक लाइन में इतने लंबे कहानी को हम समझते हैं कि पार्लियामेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट चाहे तो उस पर असेंट देंगे, नहीं देंगे, पर एट द एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होगा कॉन्फ्लिक्ट के मैटर में कि सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ लग जाएगा। बाकी कुछ भी आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वाइल क्रिमिनल प्रोसीजर फॉलो यूनियन लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, the state can frame complementary rules for local implementation। देखिए अब क्या है कि हमने CRPC लगा दिया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लगा दिया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 लगा दिया है। अब स्टेट चाहे तो इसमें थोड़े बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं एज पर देयर नीड। ठीक है, द 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है एग्जैक्टली 1976, ट्रांसफर्ड मेनी सब्जेक्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूडिंग एजुकेशन, फॉरेस्ट, illustrating how the constitution's balance can shifted toward centralization through amendments। अब देखिए इसमें क्या है, फिर से यहाँ पे क्रिटिसिज्म ही दिखने को मिल रहा है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था और ये आप जानते हैं एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में जाना जाता है, और यहाँ पर
गवर्नमेंट ने ऐसा गवर्नमेंट चाहती थी कि पूरा पावर पार्लियामेंट के पास हो, इवन सुप्रीम कोर्ट के भी पावर को कर्टेल करने का कोशिश किया गया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने सारे पावर रिज्यूम कर लिए, बोल दिया कि वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। वहीं पर आप जानते हैं कि कई सारी चीजें जो मतलब स्टेट लिस्ट में थी उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, एजुकेशन हो गया। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि फॉरेस्ट, एजुकेशन, ये सारी चीजें पहले कहाँ थी और अब एट प्रेजेंट कहाँ है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि फॉरेस्ट किस लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। अब ये क्या दिखाता है, हमारे सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को दिखाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। देखिए, द सुपरमेसी प्रिंसिपल हैज नॉट प्रिवेंटेड स्टेट फ्रॉम इनोवेटिव concurrent legislation. Several states have enacted progressive labor and environmental laws within union framework showing adaptive federalism. कई सारे स्टेट ने ऐसा किया है और वो बताता है कि हमारा प्रोग्रेसिव फेडरलिज्म है, मतलब हम लोग ठीक ठाक से काम कर रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है देश में, ठीक है। चलिए, अब टेरिटोरियल रीच ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। अब इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, पर थोड़ा बहुत पढ़ लो। देखो, आर्टिकल 245 डिफाइंस द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेटिव जुडिक्शन फॉर बोथ यूनियन एंड स्टेट। द सेंटर्स टेरिटोरियल रीच एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडियन टेरिटरी, मेकिंग यूनियन लेजिस्लेशन एप्लीकेबल टू द नेशन वाइड। अब देखिए, इसमें क्या है, कुल मिलाकर के हम क्या पढ़ते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट और इंडियन टेरिटोरी। जब भी हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, इंडिया के पूरे टेरिटोरी की बात करते हैं, हम स्टेट वाइज बात नहीं करते या सिर्फ दिल्ली की बात नहीं करते। तो इसमें क्या है, भारत के अंदर, भारत की टेरिटरी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं के लिए भी कोई भी लॉ बना सकती है, एक लाइन में देखा जाए तो। दूसरी बात क्या है इसमें, मतलब अगर समराइज करके देखें तो हमारे सिटीजन एक जैसे हैं, मतलब हमारा जो सिटीजनशिप लगा हुआ है, जितने भी लोग हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया या इंडियन सिटीजन। तो इसके लिए स्टेट के पास कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा चाहे सिटीजनशिप पर लॉ बना सकती है, जो इंडिया में रह रहे हैं वो और जो बाहर रह रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये बताता है कि हमारे यूनियन गवर्नमेंट के पास कैसा पावर है, ठीक है। और स्टेट मतलब भारत की बात कर रहे हैं हम लोग, उसके टेरिटरी के अंदर इंडिया कैसा भी लॉ बना सकता है और आउटसाइड टेरिटरी भी सिटीजन के लिए लॉ बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, इंडियन सिटीजन वेयर दे आर आउटसाइड इंडियाज टेरिटरी एंड पर्सन एंड प्रॉपर्टी विद इन इंडियाज टेरिटरी, दिस एम्प्लीफाइड बाय द भारतीय न्याय संहिता अप्लाइंग टू ऑल पर्सन इन इंडियन रिगार्डलेस ऑफ डोमिसाइल। याद रखेंगे। अच्छा, ये भी आप याद रखेंगे कि ये बीएनएस जो नाम आया है ये कब आया है, भारतीय न्याय संहिता, और किस एक्ट को चेंज करके बीएनएस किया गया है, ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट करें, ठीक है। द स्टेट लेजिस्लेचर्स पावर इज रेस्ट्रिक्टेड टू द स्टेट टेरिटरी, पर्सन इन द टेरिटरी एंड द प्रॉपर्टी विद इन द टेरिटरी एक्सेप्ट व्हेन पार्लियामेंट हैज लेजिस्लेट परमिटिंग अदरवाइज और व्हेन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स अप्लाई। अब देखिए, अगर स्टेट की अपनी टेरिटरी के अंदर जो भी लॉ होंगे उनके पावर हैं, वो उनको एंजॉय करेंगे, लेकिन अगर बात क्या होता है, किसी इंटरनेशनल ट्रीटी की बात हो रही है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट की बात हो रही है, तो फिर उसको लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर रिजिडिटी दिखा सकती है, ठीक है। आर्टिकल 245(2) clarifies that nothing restricts parliament power to make law applicable to the union territories or place specified in the schedule. Extraterritorial jurisdiction exists for the parliamentary law on Indian citizen abroad. क्लियर है, मैंने पहले ही बता दिया कि जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके लिए भी हम लॉ बना सकते हैं। For intents and the Indian Penal Code applies to the Indian citizen committing crime outside India। मतलब कुल संजय दत्त जैसी मूवी पहले आती थी, वो विदेश में जाता था, कुछ ऐसा कांड करता था, फिर इंडियन गवर्नमेंट के लॉ उस पर लागू होते थे। इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ विदेश में क्राइम करने वाले लोगों के लिए कुछ व्यवस्थाएं कर सकती हैं या कुछ लॉ बना सकती हैं, कई तरह से उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है या कुछ जरूरत पड़ने पे हेल्प भी किया जा सकता है, किस सर्कमस्टांसेस में उसने क्राइम किया है और क्या स्थिति रही होगी। तो उस चीज को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फुल पावर है कि वो लॉ बना सके, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द पार्लियामेंट अलोन कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ
एप्लीकेबल टू द इंडियन सिटीजन एंड देयर प्रॉपर्टी अब्रॉड। बता चुका हूं जो भी लोग बाहर रहते हैं उनके लिए पार्लियामेंट के पास पूरा पावर है कि वो लॉ बना सके। उनकी प्रॉपर्टी बाहर है उसके लिए कैसा लॉ होगा वो भी वो बना सके, ठीक है। एस्टैब्लिशिंग द प्रिंसिपल दैट यूनियन पावर एक्सटेंड बियॉन्ड द टेरिटोरियल बाउंड्रीज फॉर मेंटेनिंग सोवरेनिटी एंड प्रोटेक्टिंग नेशनल्स। दिस फ्रेमवर्क बैलेंस स्टेट टेरिटोरियल ऑटोनॉमी with center's national responsibility, ensuring that state cannot legislate on matter beyond their territory, while union can project legislation to protect national interest globally। अब देखिए कुल मिलाकर के हम एक लाइन में अगर समझे तो स्टेट सिर्फ अपनी टेरिटोरी के लिए ही लॉ बना सकता है, वो भी कहां, जो पावर उसको मिले हुए हैं। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर कैसा है, स्टेट के लिए भी लॉ बना सकता है, कंट्री के लिए मतलब बन रहा है तो स्टेट पे लागू होगा ही, साथ में आउटसाइड द कंट्री है उसके लिए भी लॉ बना सकता है, अपने सिटीजन्स को ध्यान में रखता हूं, ठीक है। चलिए, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट स्टेटिफाइड, ठीक है। देखिए आर्टिकल 252 परमिट्स यूनिक मैकेनिज्म वेयर स्टेट लेजिस्लेचर कैन रिक्वेस्ट पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। मैंने पहले ही बताया है कि अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट किसी भी तरीके के स्टेट लिस्ट के लॉ के लिए डिमांड करते हैं तो वो पार्लियामेंट बना सकता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर जो भी लॉ बनेगा वो लॉ कैसे लागू होगा, तो वो उन्हीं स्टेट पे लागू होगा जिन स्टेट ने डिमांड किया। मैं पहले ही इस चीज को बता चुका हूं। अदर स्टेट चाहे तो अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू वो एक्सेप्ट कर सकते हैं उसको, और हटाने का भी पावर किसके पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। बस इतना याद रख लीजिए, काम हो जाएगा। बाकी इसको पूरा को आप रीड ना भी करें तो काम चल जाएगा। देखिए, व्हेन 2 or more state legislature pass identical resolution requesting parliament to legislate on a state list matter, parliament become competent to make law on that matters, ठीक है। अब पार्लियामेंट उन मैटर्स पे लॉ बना सकता है, उसके पास ये पावर आ जाएगा। दिस लॉ अप्लाइज ओनली टू द स्टेट whose legislature pass the resolutions, ठीक है। अदर स्टेट रिमेन अनअफेक्टेड। अब देखो, जिस स्टेट ने डिमांड किया था उसी को मिलेगा, जिसने नहीं डिमांड किया था उसको क्यों जबरदस्ती थोपा जाएगा। अ स्टेट कैन लेटर अडॉप्ट सच लॉ थ्रू इट्स ओन रेजोल्यूशन एक्सपांडिंग द लॉज एप्लीकेबली। इंपॉर्टेंटली, सच अ लॉ कैन बी अमेंडेड और रिप्लेस्ड ओनली बाय पार्लियामेंट, ठीक है, नॉट बाय द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर। पर बता चुका हूं आपको, transferring legislative authority from state to union, this mechanism has been used sparingly. Examples include the Prize Competition Act, ठीक है। अब ये देख लो, ऐसा कुछ एक बना था, ठीक है। Certain provisions regarding uniform law on succession, the procedure required explicit cooperation from at least 2 state legislature, बता चुका हूं, and the one law is passed under the article 252, ठीक है। the state cannot unilaterally withdraw unless parliament itself repeals or amend the law। बता चुका हूं पहले कि स्टेट के पास कोई पावर नहीं है। अगर आपने मांगा है, स्टेट ने दिया है, तो स्टेट के पास यह पावर है उसको हटाने के लिए, विड्रॉ करने के लिए, चेंज करने के लिए। दिस प्रोविजन exemplifies constitutional flexibility, allowing federalism to adopt to cooperative arrangement where state voluntarily transfer authority for matters of common concern, ठीक है। demonstrating that the Indian federalism is not rigid dogma but a functioning framework accommodating evolution needs, and the mechanism respects state autonomy while enabling coordinated governance। देखिए, कुल मिलाकर के क्या है कि हमारा जो फेडरलिज्म है वो रिजिड नहीं है, एज पर नीड एंड डिमांड बदलता रहेगा। जैसे स्टेट डिमांड करेंगे वैसा, और जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा वैसा। कुल मिलाकर के कंट्री का डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से हम लोगों ने अपने फेडरल स्ट्रक्चर को डिजाइन किया है, ना कि ऐसा डिजाइन किया है कि उसको मतलब इतना रिजिड बना दिया जाए जिसमें डेवलपमेंट ना हो, या स्टेट्स कुछ डिमांड ना कर सके सेंटर से, या सेंटर स्टेट रिलेशन कुल मिलाकर के खराब हो जाए, कुल मिलाकर के आगे दिक्कत चलने लग जाए। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट आर गवर्न्ड बाय आर्टिकल 256 टू 63। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। स्टैब्लिशिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेशन एंड सेंटर सुपरवाइजरी ऑथोरिटी। आर्टिकल 256 required state to exercise executive power in the compliance with union law direction and obligating state not to impose union authority and ensuring subordination of the state executive to the union legislature। सुपरमेसी क्लियर है। अब देखिए क्या होगा कि कुल मिलाकर के जो भी हमारे लॉ हैं, जो भी हमारे इम्प्लीमेंटेशंस हैं, वो यूनियन गवर्नमेंट कैसा इंप्लीमेंट करवाना चाह रही है, किस तरीके के डायरेक्शंस दे रही है स्टेट को, उसको फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं है कि वो, हाँ नो डाउट जिन मैटर में उनको ओपन छोड़ा गया है उन मैटर पे वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 257 ग्रांट्स द सेंटर ऑथोरिटी टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू द स्टेट ऑन द मैटर विद इन यूनियन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर एंड ऑन मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अब देखिए नेशनल इंपॉर्टेंस का हो या यूनियन लेजिस्लेटिव पावर का कोई अगर डिफाइंड चीज है, उसके लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इंस्ट्रक्शन दे रही है तो स्टेट गवर्नमेंट को ये मानना पड़ेगा, वो डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट मस्ट कंप्लाई विद दीज डायरेक्शन एस्टैब्लिशिंग हायरार्किकल एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर। आर्टिकल 258 परमिट्स म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव functions between union and state through mutual consent, elaborating cooperative governance where center can delegate state functions to center and vice versa, ठीक है। For example, state may exercise central function during emergencies। क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या है कि हमने ये बोला है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का वो होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, वो स्टेट को मानना पड़ेगा और स्टेट का जो डिमांड होगा वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान में रखना होगा। और जब भी इमरजेंसी लगेगा तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो स्ट्रिक्टली उनको मानना होगा, वो डिनाई नहीं कर सकते। आर्टिकल 261 एस्टैब्लिश्ड फुल फेथ एंड क्रेडिट प्रिंसिपल ऑल पब्लिक एक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स फॉर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स विद इन इंडिया शैल रिसीव रिकॉग्निशन थ्रू आउट टेरिटरी, ठीक है, इंश्योरिंग दैट the document issued by the state authorities are valid nationally, ठीक है। आर्टिकल 262 empower president to settle dispute between state regarding interest of river water within the parliament, establishing tribunals for adjudication। कावेरी मैटर का जो डिस्प्यूट था उसके लिए। अब देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल जो 262 इंपॉर्टेंट है ना, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे कि जब भी दो स्टेट आपस में लड़ने लग जाए, किसके लिए, पानी वानी के लिए या किसी चीज के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो ट्रिब्यूनल्स बनाए। और वो ट्रिब्यूनल का काम क्या होगा, दोनों स्टेट के बीच जाकर के मीडिएटर का काम करेगा। पहले दोनों की समस्याएं सुनेगा, देन आफ्टर उसका एक ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों स्टेट को किसी तरीके से दबाव में न जाना पड़े या किसी स्टेट को डोमिनेट ना कर दिया जाए, एज पर नीड उसका सॉल्यूशन लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारे ये बनते हैं क्या बोलते हैं, स्टेट इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने के लिए बॉडी बनाई जाती है, वो पावर किसके पास है, तो ये पावर पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स कौन बनाता है, तो प्रेसिडेंट बनाते हैं। किसके लिए ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं, तो दो स्टेट के डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। दीज प्रोविजंस क्रिएट एग्जीक्यूटिव हायरार्की व्हाइल परमिटिंग फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन एसेंशियल फॉर इंडियाज एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरेशन। देखिए अब ये क्या बताता है कि भाई ऐसा है कि कोऑपरेटिव फॉर्म में दोनों स्टेट और सेंटर आगे बढ़ेंगे। अगर मान लो स्टेट अड़ा रहे कि हम आपके लॉ नहीं मानेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अड़ा रहे कि हम तो मनवा के ही मानेंगे, तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए या दो स्टेट आपस में लड़ने लग गए, तो ऐसा हो, ऐसी व्यवस्था की गई है कि पूरा देश जो है वो एक कोऑपरेटिव नेचर में, मतलब एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़े, ना कि कोई किसी को डोमिनेट करता जाए, ठीक है। चलिए आगे क्या है, सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन आर्टिकल्स। अब देखिए अब इसमें कई जगह पे क्या होगा कि सेंटर जो है वो कंट्रोल करेगा स्टेट लेजिस्लेशन को। अब जानते हैं हमारा यूनियन बायस्ड फेडरलिज्म है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ऐसे कई सारे नाम यूज करते हैं हम लोग। तो देखिए बियॉन्ड आर्टिकल 249 राज्यसभा मैकेनिज्म फॉर कॉन्करेंट लिस्ट लेजिस्लेशन, हमने पहले ही पढ़ा था कि ऐसा लगता है अगर राज्यसभा को कि कोई कॉन्करेंट लिस्ट पे वो करना है या स्टेट के लिस्ट पे कुछ चेंजेस करने हैं तो वो 2/3 मेजोरिटी से पास कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स
मल्टीपल मैकेनिज्म फॉर सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी, जैसे आर्टिकल 200। अब आर्टिकल 200 क्या है, तो 200 आर्टिकल ये बताता है कि गवर्नर के पास फुल अथॉरिटी है। पहले तो गवर्नर के पास अथॉरिटी है किसी भी स्टेट के बिल को पास करने का, मतलब स्टेट के बिल पे साइन करके उसको लॉ बनाने का, एक्ट बनाने का, ठीक है। मतलब स्टेट के जितने भी बिल या जो भी लॉ हैं वो पास कब होते हैं, जब गवर्नर का साइन होता है। पहली बात ये तो आप याद रख लीजिए। इसके साथ ये भी है इसमें कि अगर गवर्नर को लगता है कि ये कोई नेशनल इंटरेस्ट का चीज है या ये कुछ ऐसा चीज है जिसको प्रेसिडेंट के कंसेंट में जरूर लाना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, उस बिल को रिजर्व कर देंगे प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए। और प्रेसिडेंट के रेटिफिकेशन या कंसेंट के लिए जब वो जाएगा तो फिर प्रेसिडेंट के हाथ में है कि उस बिल का क्या होगा। क्लियर है? तो देखिए आर्टिकल 200 ग्रांट्स गवर्नर पावर टू रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, creating another executive check. The president can refuse assent, amend or return bill, effectively giving center veto power और veto state legislation. क्लियर है? मतलब कुल मिलाकर के ऐसा है कि प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो बिल को रिजेक्ट करेंगे, असेंट देंगे या उसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, उसमें कुछ रिकमेंड कर दें, कुछ भी, वो अब प्रेसिडेंट के हाथ में है, वो बताएंगे कि क्या करना है बिल का। ठीक है? दिस पावर has been historically used to block legislation deemed contrary to national policy under union interest, though judicial security has increased. Clear है? Article 254 देखिए, establishes that the state law on concurrent list conflict with the union law void the extent of the repugnancy, giving center supremacy without requiring presidential इंटरवेंशन। अब जानते हैं हम लोग कि जब भी दोनों लिस्ट में लॉ बनाते हैं सेम कॉन्करेंट लिस्ट पे, तो अगर लड़ाई हो जाती है तो सुप्रीम जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका लॉ लागू होगा। द गवर्नर्स पावर अंडर आर्टिकल 257 टू डायरेक्ट स्टेट कंप्लायंस विथ सेंटर्स पॉलिसीज, प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव लीवरेज बियॉन्ड फॉर्मल लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म्स। अब ये मेरे को नहीं लगता कि डिफाइन करने की जरूरत है भाई। गवर्नर के पास ये पावर है कि सेंटर के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को वो लागू करवाएं। कुल मिलाकर के गवर्नर पे हमेशा ये भी एलिगेशन लगते रहता है, गवर्नर जो है वो कौन है, सेंटर के एजेंट है। ठीक है? क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं है, उनको डायरेक्ट प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है। क्लियर है? तो वो प्रेसिडेंट के इशारों पे काम करते हैं, ऐसे भी चीज कई बार बोला जाता है। ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 256 द सेंटर अज्यूम complete state legislative authority, directly legislating on the matter. Furthermore, Parliament can recognize state boundaries. Article 3। अब देखिए दो बातें हैं यहाँ पर। हम जानते हैं कि स्टेट बाउंड्री में पार्लियामेंट के पास पूरा पावर है, वो कहीं भी ऑल्टर कर सकता है, नाम बदल सकता है, किसी स्टेट में मर्ज कर सकता है, उसके नए स्टेट बना सकता है। तो ये आपको पता है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर ये बोला गया है कि जब भी स्टेट इमरजेंसी के लिए कौन डिमांड करेगा, गवर्नर करेंगे। या प्रेसिडेंट को लग जाए कि हाँ स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी फेल हो गया है, तो क्या किया जाएगा, वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया जाएगा। और प्रेसिडेंट्स रूल के पास सारा पावर ट्रांसफर हो जाता है, किसके पास, पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट के पास। तो अब प्रेसिडेंट रूल लग गया है, पार्लियामेंट के पास पूरा पावर ट्रांसफर हो गया है, तो अब स्टेट लिस्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा, ऐसा इसमें बताना चाह रहा है ये। ठीक है? क्रिएट न्यू स्टेट्स और अल्टर टेरिटोरियल जुडिक्शन हमने पढ़ लिया है अभी कि आर्टिकल 3 कहता है कि नया स्टेट बनाना, किसी भी स्टेट के बाउंड्री को अल्टर करना, ये पूरा पावर किसके पास है, तो पार्लियामेंट के पास है। ठीक है? जुडिक्शन थ्रू सिंपल लेजिस्लेशन विदाउट स्टेट कंसेंट, हम जानते हैं अ पावर यूनिक टू इंडियन फेडरलिज्म एंड एम्फसाइजिंग द यूनियन सोवरेनिटी। क्लियर है? अब ये बताता है कि हमारे पास फेडरलिज्म तो है लेकिन यूनियन गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर है और यूनियन बायस या यूनियन सोवरेनिटी को बचाए रखा गया है। क्लियर है? दीज cumulative provisions, while not negating state legislative autonomy, established clear hierarchical relationship where state legislation remain subordinate to union, constitutional supremacy through judicial review and federalism as the basic structure। हम पढ़ चुके हैं पहले ही। SR बोमई केस provided some कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। क्लियर है? मतलब हम ये भी नहीं कर सकते कि स्टेट को एकदम खत्म कर दें या स्टेट के ऐसे वो कर दें, क्योंकि SR बोमई केस में कहा गया है क्लियरली कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको गवर्नमेंट खत्म नहीं कर सकती है। क्लियर है? फाइनेंशियल रिलेशन। अब देखिए क्या होता है कि फाइनेंशियल रिलेशन के लिए ऐसा है कि टैक्स के लिए इंस्ट्रक्शन कहां से आते हैं,
तो पार्लियामेंट से आते हैं। टैक्स कलेक्ट कौन करता है? स्टेट करता है। और फिर उस टैक्स का बंटवारा होता है कि कितना परसेंट स्टेट को दिया जाएगा, कितना परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा। क्लियर है? पहले जो मिलता था उससे अब ज्यादा मिलने लगा है ग्रांट। कुछ स्टेट को स्पेशल प्रिविलेज दिया जाएगा, कुछ स्टेट को कम प्रिविलेज दिया जाएगा। क्यों? जो डेवलप्ड स्टेट है उसको बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के लिए नहीं, मतलब उसको डेवलप तो किया जाएगा, पर जो दबे हुए राज्य हैं, जो बीमारू राज्य हैं, उनको ज्यादा पैसे, ज्यादा ग्रांट्स दे करके आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा व्यवस्था किया जा सकता है। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर तो है ही, साथ में थोड़ा यूनियन बायस्ड स्ट्रक्चर भी लगता है कि सब स्टेट को एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फाइनेंशियल रिलेशन फ्रॉम द मोस्ट continuous aspect of the center state relation because they directly affect state autonomy and development capacity. ठीक है, the constitution divides taxing power between central and the state to establish independent revenue sources. ठीक है, the central has exclusive power to levy income tax on all person। जानते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स। तो इसमें कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है और कौन सा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया। तो थोड़ा याद रख लेना। कस्टम ड्यूटीज किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटीज ऑन प्रोडक्शन, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स, स्टेट ड्यूटी नाउ एबलिश्ड, अब ये हट चुका है। ठीक है, अदर टैक्सेस ऑन द यूनियन लिस्ट जनरेटिंग approximately 70% of the total revenue nationally, making union financial dominant state have exclusive power to levy। अब देखिए, अब इसमें क्या बताता है, ये स्टेट्स को डोमिनेंट बना देता है क्योंकि मेजर जो टैक्स है वो कौन कलेक्ट कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब मेजर टैक्स जो लगाने का पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, स्टेट के पास क्या है? तो लैंड रेवेन्यू लगा लेगा। ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स लगा लेगा, स्टैंप ड्यूटीज लगा लेगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर वगैरह के लिए। ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स, मूवी वगैरह देख लो, कोई मेला लगा हो, कुछ ऐसा हो रहा हो, तो उसमें जो भी टैक्स लगाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट लगा देगा। सेल टैक्स, वैट। ठीक है, अब ये जीएसटी तो गबर सिंह टैक्स दोनों का ही हो गया है। ठीक है, एसजीएसटी और सेंट्रल जीएसटी, इरिगेशन टैक्स एंड वेरियस ड्यूटी ऑन प्रोफेशंस जनरेटिंग लिमिटेड रेवेन्यू इनसफिशिएंट फॉर स्टेट डेवलपमेंट नीड्स। ठीक है, अब ये छोटे जो टैक्सेस हैं, मेजर पोर्शन कौन रख रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट रख रहा है। माइनर पोर्शन किसको दिया जा रहा है? स्टेट्स को दिया जा रहा है। तो क्या ये कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन का काम करेगा स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए? द कॉन्करेंट लिस्ट कंटेन 18 टैक्सेशन एंटायर्स इंक्लूडिंग कॉर्पोरेशन टैक्स, इन सर्टेन केसेस टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस एंड ट्रेड एंड सक्सेशन ड्यूटीज। ठीक है, वेयर यूनियन लॉ प्रिवेल्स, यूनियन लॉ प्रिवेल्स। द 101 अमेंडमेंट 2016 हम जानते हैं इंट्रोड्यूस्ड गब्बर सिंह टैक्स। अच्छा ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गब्बर सिंह मत लिख लेना आप लोग। ठीक है, concurrent tax replacing the multiple union and state direct tax collected by central but shared with state. This presents major shift in financial federalism by giving state share in major taxes sources. ठीक है, addressing decades old fiscal imbalance. Historically state have complained of inadequate revenue sources, forcing dependence on center through grants and loans, compromising fiscal autonomy essentially for true federalism। अब देखो ये क्या होगा कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा रेवेन्यू लेगा, स्टेट गवर्नमेंट कम रेवेन्यू लेगा, तो दोनों आपस में लड़ेंगे। और जब दोनों आपस में लड़ेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट बार बार ये ब्लेम करेगा कि हमें पैसे ही नहीं मिल रहे तो हम डेवलप्ड कैसे हो। जैसे आप देखो बिहार हमेशा रोते रहता है, जब देखो बिहार को, तब मतलब रोते क्या रहता है, ठीक है उनका हो सकता है डिमांड सही हो, पर जब भी आप देखो बिहार से एक डिमांड, जब भी नए कोई वहां पे सीएम आएंगे तो उनका पहला डिमांड क्या होता है? बिहार को मैं स्पेशल राज्य का दर्जा दे रहा हूँ। हालांकि अभी तक मिला नहीं है, पर हाँ लगातार ये बातें होती रहती हैं कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाए, उसकी इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, ये है वो है, ऐसी बातें चलती रहेंगी। और गरीब गरीब बना हुआ है, तो एक ये भी दिक्कत है। ठीक है, तो देखिए अगर स्टेट्स को ज्यादा रेवेन्यू मिलने लगे तो डेवलप ज्यादा होंगी, और अगर कम रेवेन्यू के हिस्से में मिलेगा तो फिर कम होगा। अब इसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी और उन कमेटीज ने ये बोला कि स्टेट को और पैसे दिया जाए ताकि स्टेट डेवलप्ड हो सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। The Constitution establishes elaborate mechanism for distributing tax revenue and grants between the center and
स्टेट टू एड्रेस फिजिकल इम्बैलेंस, आर्टिकल 268 इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, याद रखना, एक्साइज ड्यूटी, एंड आर्टिकल 269 स्टैम्प ड्यूटी, प्रोवाइड रेवेन्यू assigned to respective governments, union collect but distributed to state based on consumption। आर्टिकल 270, अब देखो यूनियन कलेक्ट कर रहा है, स्टेट को दे रहा है, तो मैं पहले ही बताया था कि टैक्सेस क्या होता है कि स्टेट्स के अंदर कलेक्ट किया जाता है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। आर्टिकल 270 establishes the most important distribution mechanism, the tax on the union list like income tax, excise duty and corporate tax are distributed between center and state through financial commission recommendation। अब जानते हैं आप फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन जो है उसके हिसाब से पार्लियामेंट्री लॉ टिपिकली एलोकेटिंग 42 to 50% टू स्टेट सिंस फिफ्थ फाइनेंस कमीशन इंक्रीज्ड डिवोल्यूशन। अब देखिए क्या होता है कि फिफ्थ फाइनेंस कमीशन आया था, उन्होंने कहा था कि भाई बढ़ाओ, तो पहले क्या होगा, ये सारे टैक्सेस कलेक्ट किए जाएंगे और फिर उसमें बंटवारा होगा, तो 40 to 50% किसको दिया जा रहा है, स्टेट्स को दिया जा रहा है। फाइनेंस कमीशन ने कहा कि नहीं बढ़ाओ और फिर इनको ज्यादा दो। तो 80th अमेंडमेंट एंड सब्सिक्वेंट फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन सब्सटेंशियली इंक्रीज द स्टेट शेयर। मैंने बोला ना कि फाइनेंस कमीशन आएगा, स्टेट का स्टेटस जांचेगा कि क्या स्टेटस है स्टेट का, और फिर वो जांचने के बाद वो कह देगा कि भाई आप बढ़ाइए, नहीं तो स्टेट का डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। बिहार गरीब का गरीब है, बंगाल का हालत वही है, मायावती दीदी चिल्लाई जा रही है, खिलाओ बे होया जा रहा है, यहाँ पे यूपी में मायावती हल्ला मचा रही है, इधर बिहार में नीतीश हल्ला मचा रहे हैं। मतलब जहां जो है वो अपना हल्ला मचा रहे कि हम लोग गरीब के गरीब हैं। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट हमें ग्रांट से नहीं दे रही है, स्टेट के पास रेवेन्यू, जैसे बिहार में देख लीजिए तो इंडस्ट्रीज वगैरह कम है, तो वहां पर रेवेन्यू के कोई सोर्स बहुत ज्यादा नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से एक्स्ट्रा डिमांड ये लोग बार बार करते रहते हैं। वहीं अगर आप गुजरात में देखिए तो इंडस्ट्रीज ही इंडस्ट्रीज है। तो एक तरीके से क्या होगा कि जब पूरा रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखा जाएगा, जो मोटे तौर के रेवेन्यूज हैं, तो फिर वो स्टेट को बांटा जाएगा। और फिर अभी तो ये भी होने लगा है कि जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, जो स्पेशल स्टेट्स हैं उनको एक्स्ट्रा ग्रांट मिलता है, या जो बीमारू स्टेट्स हैं उनको एक्स्ट्रा ग्रांट्स दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एड्रेसिंग historical fiscal grievance, article 275 provides grants in aid to state specific purpose like promoting literacy, maintaining roads and implementing national schemes। अब देखो क्या है कि स्पेसिफिक व्यवस्था भी किया जाएगा ग्रांट इन एड में, क्या वहां पे पढ़ाई अगर बहुत कम है या पढ़ाई के लिए और जरूरत है पैसों का तो दिया जाएगा, रोड्स बनाने के लिए दिया जाएगा, तो सड़क बनाई जाएंगी। ठीक है, जो भी नेशनल स्कीम्स आई हैं जैसे पीएम पोषण हो गया या कोई भी ऐसी नेशनल स्कीम चल रही है, तो उसको लागू करने के लिए स्टेट बोलेगा मेरे पास पैसा ही नहीं है भाई, दो तो लगाएंगे, नहीं दोगे तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, ग्रांट्स आर कंडीशनली एंड डायरेक्टेड टुवर्ड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आर्टिकल 282 ग्रांट्स डिस्क्रिशनरी पावर टू बोथ सेंटर एंड स्टेट टू मेक ग्रांट्स फॉर पब्लिक पर्पस नॉट विद इन देयर एक्सक्लूसिव डोमेन, enabling flexible funding। and 14th finance commission 2025 to 20 and 15th finance commission 2021 to 26 drastically increased devolution of 42% from earlier 32%, reflecting recommendation for कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म। देखिए अब क्या हुआ, पहले 32% मिलता था, 42% किया गया, अभी 42 से 50% भी किया जाएगा समय के साथ। ठीक है, एडिशनली प्लान ट्रांसफर एंड स्पेसिफिक ग्रांट सप्लीमेंट टैक्स devolution। स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड फॉर बैकवर्ड रीजन्स। मैंने पहले ही बोला है कि कोई ऐसा बैकवर्ड स्टेट जैसे बीमारू राज हो गया, या कोई ऐसा स्टेट जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी ज्यादा है, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्थाएं नहीं है, ट्राइबल कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए जरूरत है, या कोई और डिप्रेस क्लास है जो इनके डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा ग्रांट की जरूरत है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी व्यवस्था करेगी। ठीक है, द स्पेशल पर्पस ग्रांट्स फंड national programs and the GST revenue distributed between the center and the state represents significant changes where the states receive approximately 50% of GST collection through SGST। ठीक है, स्टेट GST आप जानते हैं, addressing long standing fiscal complaint the union control most revenue sources। अब देखिए क्या हो गया, जीएसटी लग गया, गब्बर सिंह टैक्स, अच्छा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स का 50% किसको मिलने लग गया, स्टेट को। तो स्टेट की थोड़ी हालत सुधरेगी।
ठीक है, तो जीएसटी एक जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मेरे हिसाब से अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है, जिससे स्टेट्स की स्थिति थोड़ी और ज्यादा सुधरने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 280 प्लेज पिवटल रोल इन सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन बाई द रिकमेंडिंग टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ग्रांट्स लोन्स एवरी 5 ईयर। अब देखिए क्या है, हर 5 साल पे एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा, और वो फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन होगा वो बाइंडिंग इन नेचर बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए यहाँ पर फिर से यूनियन गवर्नमेंट का थोड़ा सा मतलब बायसनेस दिख रहा है, लेकिन हाँ ये है कि एक रिस्पेक्टफुल बॉडी है, तो इसको ध्यान में रखा जाएगा, और इसके रिकमेंडेशन अगर अच्छे हैं तो उसको इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये हर 5 साल पे एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा, और देखा जाएगा क्या जो हमने एप्लीकेशंस लगाए हैं या जो इम्प्लीमेंटेशंस हमने किए हैं उसमें हमारे राज्य का विकास हुआ है या राज्य की स्थिति वैसी की वैसी है जैसी चल रही थी। ठीक है, तो देखिए इसमें यह बोला गया द कमीशन कंप्राइजेस अ चेयरमैन यूजुअली रिटायर्ड जज। अब कमीशन में कौन कौन होगा, तो एक चेयरमैन होंगे जो कौन होंगे, रिटायर्ड जज होंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फाइनेंस कमीशन कब बनाया जाता है, तो हर 5 साल पे बनाया जाता है। फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन होता है, तो जनरली एक रिटायर्ड जज को बनाया जाता है, एंड 4 मेंबर, मतलब कितने मेंबर बॉडी है, 4 मेंबर प्लस एक चेयरमैन बाय प्रेसिडेंट। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट या फाइनेंस कमीशन किसके द्वारा बनाया जाता है, तो प्रेसिडेंट का पावर है, पार्लियामेंट का पावर नहीं है, मतलब प्रेसिडेंशियल पावर में आता है। ठीक है, इसमें 4 मेंबर होंगे और एक चेयरमैन होंगे। ठीक है, प्रोवाइडिंग मल्टी पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल एडवाइस, इट रिकमेंडेशंस एड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। अब देखो इसका क्या क्या किन किन चीजों को ध्यान में रखेंगे ये, तो जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में वो कैसा है, सही है कि नहीं है, और जरूरत की जरूरत है क्या। ग्रांट इन एड टू स्टेट, अब किसी स्टेट को एडिशन में कुछ और ग्रांट्स देना है क्या, या प्रिंसिपल गवर्निंग सेंट्रल लोन टू स्टेट एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस अमंग स्टेट मेकिंग इट द प्राइमरली इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर रिक्वायरेबल फाइनेंशियल फेडरलिज्म। क्लियर है। द 15th फाइनेंस कमीशन 2021 to 26 extended 2025-26 increased the state devolution to 41% from 32%। देखो जो 15th फाइनेंस कमीशन आया था उसने क्या किया, 32% से बढ़ा करके 41-42% का रिकमेंडेशन दे दिया, और यहाँ पर वो लागू भी हो गया। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग फिजिकल नीड्स फॉर फेडरल सिस्टम दो लेस देन स्टेट डिमांडेड 50%। ठीक है, 50+% का डिमांड है। फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस आर नॉन बाइंडिंग ऑन पार्लियामेंट बट हाईली रिस्पेक्टेड। मैंने पहले ही बोला कि फाइनेंस कमीशन के जो भी रिकमेंडेशंस होंगे वो बाइंडिंग होंगे क्या, तो वो बाइंडिंग नहीं होंगे पार्लियामेंट के लिए, नॉन बाइंडिंग होंगे, लेकिन रिस्पेक्टेड बॉडी है तो उसका ध्यान रखा जाएगा, मैंने पहले ही बोल दिया था। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स, कोऑपरेटिव स्पिरिट, द गुड्स एंड द सर्विस टैक्स 279A established by 101 अमेंडमेंट। ये जानते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि जीएसटी जो आया था वो किस अमेंडमेंट एक्ट से आया था, तो 101वें संविधान संशोधन से आया था। कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था जीएसटी के लिए, तो 279A आर्टिकल जोड़ा गया था। ठीक है, रिप्रेजेंट्स इंस्टीट्यूशन कोऑर्डिनेशन ऑन कॉन्करेंट टैक्सेशन कंप्राइजिंग फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर एंड स्टेट गवर्नमेंट perspectives, making consensus based decision on GST rate exemptions, and the council represents shift toward cooperative federalism where center and state jointly govern share taxes and matter rather than union unilaterally deciding। क्लियर है। थोड़ा बहुत इसको देखिए, बहुत ज्यादा मत देखिए। एक नीति आयोग है, ये पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कई बार पूछा जा चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि अब पूछा जाएगा। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, थोड़ा देख लेना। ठीक है, रिप्लेस प्लानिंग कमीशन, टॉप टू बॉटम अप्रोच को बॉटम टू टॉप अप्रोच किया गया था नीति आयोग से, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कमीशन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी इसके वो कौन है, चेयरमैन कौन है, चीफ एडवाइजर कौन है। ठीक है, ये नीति आयोग पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ये प्लानिंग कमीशन था। ठीक है, रिस्ट्रक्टिंग सेंट्रल स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग फ्रॉम हायरार्किकल कमांड टू कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क। ठीक है, दिस इंस्टीट्यूशन रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी फेडरलिज्म, एक्नॉलेजिंग फिजिकल फेडरलिज्म रिक्वायर्स ongoing consultation and
जजमेंट नॉट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अलाउ। क्लियर है? तो ये बताता है कि टाइम टू टाइम हमें जैसा लगेगा वैसा इंस्टीट्यूशंस हम बनाते रहेंगे, और ये हमारा एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, बार बार वो चीज रिपीट हो रहा है कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की ओर बताता है, मतलब प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन की ओर बताता है, एक रिजिड। और आर्टिकल 263 एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू एस्टैब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल। अब देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि इंटर स्टेट काउंसिल कौन बनाता है? तो जब दो राज्य आपस में डिशुम डिशुम कर रहे हो, लड़ रहे हो, तो उसके लिए क्या होगा? तो प्रेसिडेंट अंकल क्या करेंगे, या आंटी जो भी होंगी, वो एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाएंगे, ठीक है, फॉर फैसिलिटेटिंग सेंटर स्टेट कंसल्टेशन एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट। द आईएससी कॉन्स्टिट्यूटेड मल्टीपल टाइम्स, कई बार बनाया गया, कई बार लड़े, कई बार बनाया गया, ठीक है। करंटली फंक्शनिंग सिंस 1990 आफ्टर 1997 रिवाइवल, मतलब 1997 के रिवाइवल में फिर से इसको जिंदा किया गया, उसके बाद ये चल रहा है, ठीक है। कंप्राइजेस पूछा जाएगा कौन होता है इसमें, तो यूनियन, ये होम मिनिस्टर जो होते हैं इसके चेयरमैन होते हैं। ये आप याद रखना कि जो यूनियन गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर होते हैं, मतलब अभी अगर देखा जाए तो अमित शाह बनेंगे, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ की डिपार्टमेंट, स्टेट चीफ मिनिस्टर्स एंड स्टेट मिनिस्टर्स, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए कौन कौन होता है, तो सबसे पहले 4 लोग इसमें मेंबर होंगे और एक चेयरमैन होंगे। चेयरमैन कौन होंगे? तो होम मिनिस्टर होंगे यूनियन गवर्नमेंट के, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए, द काउंसिल एड्रेसेस डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट रिगार्डिंग कॉन्करेंट लिस्ट। अगर कॉन्करेंट लिस्ट पे राज्य आपस में सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ रहे हो तो उसको सॉल्व करने के लिए बनाया जाएगा। कोऑर्डिनेशन ऑन द नेशनल पॉलिसीज अफेक्टिंग मल्टीपल स्टेट्स, कोई ऐसी नेशनल पॉलिसी जो बहुत सारे स्टेट्स को अफेक्ट कर रही हो या स्टेट उससे नाराज हो, तो उनको सॉल्व करने के लिए भाई दिक्कत क्या है उसको तो पहले बताइए, देखिए, बात कीजिए स्टेट से, ठीक है। साथ में इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, रेफरेंसेस टू वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, पहले ही हमने पढ़ लिया कि ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, अगर उससे भी नहीं हुआ तो फिर ये देखिएगा, ठीक है। रिकमेंडेशंस ऑन स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशंस हिस्टोरिकली आईएससी रिमेन डॉर्मेंट। देखिए अब क्या सेंट्रल स्टेट के रिलेशन अच्छे हैं कि नहीं, इनको भी ये एग्जामिन कर सकता है और उसमें देखा जा सकता है कि प्रॉब्लम कहां आ रही है, ठीक है। और हिस्टोरिकली क्या हुआ था कि ये रिमेन डॉर्मेंट कुछ दिन तक, 1970 से 1990 तक ये डॉर्मेंट रहा। मतलब डॉर्मेंट मतलब ये भूल गई थी गवर्नमेंट की ऐसा भी कुछ व्यवस्था है, आप ऐसा समझ लीजिए। या आप यूं कह सकते हैं कि हम इतने अच्छे राज्य हैं हमारे भारत के कि लड़ ही नहीं रहते सेंट्रल गवर्नमेंट से, दोनों कारण हो सकता है, ठीक है। बट revival in 1997 reflected recognition that the cooperative mechanism prevent adversarial federalism, ठीक है। the council effectiveness depend on political will, clear है। it recommendations are advisory but considered seriously। पहली फुर्सत में जहां भी एडवाइजरी आए ये याद रख लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइंडिंग इन नेचर का है या एडवाइजरी इन नेचर। एडवाइजरी इन नेचर का मतलब क्या होता है कि जैसे अपन चाय की दुकान पे बैठ के पूछते हैं कि देखो हम यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो चाय की दुकान पे 8 लोग और बैठे हैं तो 7 लोग बोलेंगे मत करना, मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, या हमारे साथ बैठा हुआ नजर आएगा। हो सकता है ना कि वो 8 लोग तैयारी करके सेलेक्ट नहीं हुए और वहीं चाय की दुकान पे बैठे हो, ठीक है। तो अब आप उनके एडवाइसेस को लेते हो या नहीं लेते हो ये आप पे डिपेंड करता है। मतलब आपको लगेगा कि ठीक है ये तो बर्बाद हो गए 8, हम भी बर्बाद हो जाएंगे, नहीं पढ़ते हैं, या आप में इतना जुनून है, आपको विश्वास है खुद पे कि आप पास हो जाएंगे, तो आप बोलोगे बाहर में जाओ, तुम 8 निकम्मे थे, पढ़े नहीं, घूम रहे थे कहीं चाय की दुकान पे, गार्डन में, या पता नहीं कहां। तो फिर इस तरीके से रिकमेंडेशन मानना या नहीं मानना। पर एक बात ध्यान रखना कि इतनी बड़ी बॉडी जिसमें होम मिनिस्टर है, ठीक है, स्टेट के सीएम्स हैं, इतना बढ़िया बनाया गया, तो उनके रिकमेंडेशन को ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडवाइजरी रखा जाएगा। एडवाइजरी तो होगा लेकिन सीरियसली उसको कंसिडर किया जाएगा कि भाई क्या दिक्कत है। देखिए काउंसिल ने बहुत मेहनत किया है, उसको मतलब एडवाइजरी है, माने ना माने वो बात अलग है, लेकिन उसको सीरियस लिया जाएगा। एडिशनली द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस सरकारिया कमीशन। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सरकारिया कमीशन कब आया था, सरकारिया कमीशन का संबंध किससे है, तो ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन को के लिए बनाया गया था कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे आप एक वो बनाइए, अपनी डॉक्यूमेंट बनाइए, आप देखिए कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन में कहां कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या दिक्कतें लग रही हैं या नहीं है तो भी बताइए, और है तो भी बताइए, ठीक है। इन 1983 to 88 हेडेड बाय जस्टिस एमसी बेग सक्सेसर, याद रखना। एज लैंडमार्क इंस्टीट्यूशनल रिव्यू ऑफ द सेंट्रल स्टेट रिलेशन मेकिंग 310 recommendations including
सबसे पहले तो ये याद रखो कि सरकारी कमीशन किस लिए बनाया गया, तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए बनाया गया। कितने रिकमेंडेशन दिया था, तो 310, मतलब वन डे एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, रिकमेंडेशन इंक्लूडिंग स्ट्रीमलाइनिंग सेंट्रल स्टेट कंसल्टेशंस, रिड्यूसिंग सेंटर्स इंटरफेरेंस इन स्टेट अफेयर, बोल दिया कि ज्यादा उंगली मत किया करो, ठीक है। लिमिटेटिंग मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, जब मन करे तब ऐसा मत करो कि आप प्रेसिडेंट्स रूल लगा दो स्टेट में और स्टेट के सारे पावर अपने पास ले लो, बेवजह आपको आर्टिकल 356 नहीं लगाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि जरूरत हो तो ही लगाएं, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग फिस्कल ट्रांसफर्स, मेनी implemented through subsequent constitutional amendments, the पुंछी कमीशन, अब देखिए फिर दूसरा क्या है, पुंछी कमीशन भी है। द पुंछी कमीशन 2007 to 2010 continued this rule addressing contemporary फेडरलिज्म इश्यूज। अब देखिए क्या होता है कि पहले सरकारी कमीशन आया, 310 रिकमेंडेशन दिया, कुछ गवर्नमेंट ने माना होगा, ठीक है। इनने कहा था कि 356 का ज्यादा यूज मत करो, ठीक है, अपने रिलेशन सुधारने की जरूरत है। फिर क्या होता है कि पुंछी कमीशन बनाया गया कि भाई फिर से देखिए क्या दिक्कत है हमारे फेडरेशन में, कहां दिक्कतें चल रही हैं और आप बताइए कि हम क्या करें, कैसे हमारे रिश्ते घर के अच्छे हों। तो दीज मैकेनिज्म demonstrate that the Indian federalism evolved from constitutional text toward institutionalized cooperation, recognizing that the federal structure required ongoing dialogue, clear है, coordination and institutional safeguard against center's tendency toward overreach and achieving balance between national unity and regional autonomy through pragmatic constitutional functioning rather than the rigid legal formalism। कुल मिलाकर के इनके रिकमेंडेशंस देख लेना। अभी भी मैं बोल रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि ना पढ़ो तो ये चैप्टर मेरी तरफ से फ्री है, मत पढ़ना, मत देखना, नहीं जरूरत है बहुत ज्यादा पढ़ने का। अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो मेंस में जरूरी है पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई उपाय नहीं है, 15 नंबर कई बार दिला देता है चैप्टर, ठीक है ना। तो अगर आपको एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसा कुछ देखना हो ठीक ठाक नंबर से, तो 15% क्वेश्चन कई बार 15 नंबर आपको यहां से आप ले सकते हो अच्छे से आराम से। तो आप देख लीजिए, अगर प्रीलिम्स के लिए है, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो, 1% का बहुत ज्यादा लफड़ा नहीं है, 1% का रिस्क है, तो आप इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं, बहुत जरूरी नहीं है, जाने दो। एक चैप्टर ना भी पढ़ेंगे तो कोई बहुत बम नहीं फटने वाला है, ठीक है। हाँ, अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कोई ऐसा रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपको देखना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। बोरिंग चैप्टर बट स्टिल चैप्टर तो है, पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू, बने रहिए, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बाय बाय।